अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। 10वीं जमात के इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी आमतौर से हमारे आसपास नहीं होती। इसका टाइटल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टाइटल है एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। सबसे पहले ये जो वर्ड यूज किया हुआ है एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। बच्चों, आमतौर से जब हम वर्ड इनकाउंटर सुनते हैं तो हमें पुलिस की याद आ जाती है ना, कि पुलिस बहुत मर्तबा किसी मुजरिम का इनकाउंटर कर देती है ना। इनकाउंटर का मतलब होता है कि कोई मुजरिम जब भागने की कोशिश कर रहा हो तो मजबूरन पुलिस उस पर फायर करती है और इस तरह से वो मुजरिम अदालत और कानूनी कार्रवाइयों के बगैर ही मर जाता है। यहाँ पर इनकाउंटर का कुछ दूसरा मीनिंग है। वो क्या है, किस तरह से हम जब स्टोरी पढ़ रहे होंगे तो हमें और उसका एक वाज़ेह मफ़हूम समझ में आ जाएगा ना। ओके, आगे है इस एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, एक खास किस्म का इनकाउंटर। अब ये खास किस्म का इनकाउंटर किस तरह से हुआ वो हम स्टोरी में देखेंगे। स्टोरी पर आने से पहले जो चैप्टर में हमारे वार्मिंग अप एक्टिविटीज हैं वहां से हम शुरुआत करते हैं। पहले हम वार्मिंग अप एक्टिविटीज में देखते हैं। पहला हमारा सेक्शन है चिट चैट का। चिट चैट में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे सामने एक तस्वीर है। बच्चों, इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में हमें क्या नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि देयर इज अ फ्लड सिचुएशन एंड अ स्मॉल गर्ल इज carrying a dog in a pot. A small puppy is there, है ना। एक छोटा सा पपी है और एक लड़की जो है उसे सैलाब के पानी से बचाने की कोशिश कर रही है ना। इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है ना। उसी को लेकर सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू थिंक द गर्ल इज ट्राइंग टू डू एंड व्हाई। क्या हो रहा है यहाँ पर, वाटर लेवल जो है पानी का, जो सैलाब है, सैलाब आने की वजह से द फ्लड सिचुएशन हैज कॉज्ड हाई राइज ऑफ वाटर। पानी बहुत ऊंचाई तक भर गया है और जो लड़की है वो क्या कर रही है, द गर्ल इज ट्राइंग टू सेव हर पपी फ्रॉम वाटर। कि वो उसे इस तरह से क्यों लेकर जा रही है, क्योंकि उसे वो पानी में डूबने से बचाना चाहती है। नाउ ये सेम क्वेश्चन आपसे किया हुआ है कि इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ दैट गर्ल व्हाट वुड यू डू। कि उस लड़की की जगह पर अगर आप होते तो आप क्या करते। सोचिए जरा कि आपके पास एक कोई इस तरह से पेट एनिमल हो, कैट हो या इस तरह से पपी हो या चूजे हो, एनीथिंग लाइक दैट, और आप उसे बड़े शौक से पालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे संभालते हैं। ऐसे में अगर कहीं पर फ्लड सिचुएशन आ जाए और आपको अपना मकान छोड़कर कहीं जाना पड़े तो क्या आप अपने उस पेट को छोड़ देंगे या आप उसे लेकर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास इस तरह से कोई पेट होगा तो आप उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। और क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप की हिफाजत नहीं कर पाएगा। वो जो एनिमल या बर्ड होता है वो छोटा रहेगा, इसलिए हम उसकी हिफाजत का इंतजाम करेंगे और उसे अपने साथ लेकर जाएंगे।
लास्ट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक शी विल बिकम सक्सेसफुल इन हर मिशन। अब यहाँ पर इसके जवाब अलग अलग हो सकते हैं, है ना, क्योंकि पता नहीं वो लड़की उस पपी को बचा भी पाएगी या नहीं, क्योंकि पानी जो है तो खुद उस लड़की के सर तक पहुंच चुका है। तो वो लड़की खुद अपने आप को बचा पाएगी या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लड़की जल्दी से किसी महफूज जगह पर पहुंच जाए और वो खुद भी एक जगह महफूज हो जाए और साथ ही उसका ये जो पपी है वो भी वहां पर सेफ हो जाए ना। लेकिन इस वाक़े को, इस तस्वीर को देखकर जो चीज हमें मिल रही है वो ये है कि शी इज अ ब्रेव एंड करेजियस गर्ल। शी इज वेरी ब्रेव एंड करेजियस गर्ल। वरना क्या होता है कि जब इस तरह के कोई नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं तो लोग अपने बचाव की फिक्र करते हैं, खुद को कैसे मैं बचा लूं, और लोग घबराहट में भागते दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो वो किसी जानवर, परिंदे या दूसरों को नहीं देखते। लेकिन यहाँ पर ये जो लड़की हमें तस्वीर में नजर आ रही है, हमें उसके एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि शी इज वेरी करेजियस, शी इज वेरी ब्रेव गर्ल। तो हम उम्मीद करते हैं कि शी बिकम सक्सेसफुल इन हर मिशन। वी होप that she gets success in her mission of saving her puppy। चिट चैट में ही आगे एक और एक्टिविटी दी हुई है। ओके, वार्मिंग अप चिट चैट में सेकंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पर हमारे सामने 4 पिक्चर्स हैं और उनसे रिलेटेड 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो उसे यूँ दिया हुआ है हेडिंग्स है और इमेजेस, और हमें मैच करना है कि कौन सी पिक्चर किस सेंटेंस से रिलेटेड है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम उन सेंटेंसेस को देख लेंगे। हाँ, पहला सेंटेंस है आर लग्जरियस बंगलोज। सेकंड है माय फेवरेट पास टाइम। थर्ड है व्हाट अ कमोशन। और फोर्थ है इनग्रॉस्ड इन माय बुक। इन चारों वर्ड्स और सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर पहला है आर लग्जरियस बंगलोज। तो बंगलोज यहाँ पर उनके लोकेशन को बयान कर रहे हैं, उनके घर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो लग्जरियस बंगलो में रहते हैं। उसके बाद सेकंड है माय फेवरेट पास टाइम, कि जो टाइम को पास करने के लिए मेरा फेवरेट काम कौन सा है। तो हमें पिक्चर में देखना होगा कि ऐसी कोई पिक्चर हमारे सामने यहाँ पर आ रही है क्या। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट अ कमोशन, है ना। कमोशन कहते हैं शोर शराबे को, नॉइज को। तो यहाँ देखना पड़ेगा पिक्चर में हमें कहीं पर नॉइज नजर आ रहा है क्या। और लास्ट है इनग्रॉस्ड इन माय बुक। इनग्रॉस्ड का मतलब होता है पूरी तरह से खो जाना, किसी काम में महव हो जाना, उसी काम में पूरी तरह से डूब जाना, उस काम में लगे रहना। तो ये 4 सेंटेंसेस हैं। अब हम लोग एक एक करके पिक्चर से देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी पिक्चर किस सेंटेंस को, किस फ्रेज को सूट करती है। यहाँ पर पहली पिक्चर हमारे सामने आ गई है जिसमें एक बॉय हमें नजर आ रहा है और वो अपनी बुक्स को देखकर खुश नजर आ रहा है। तो बुक्स, बॉय और खुश, जाहिर सी बात है ये देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये एक माय फेवरेट पास टाइम, यानी जो सेकंड ऑप्शन है उसे ये पिक्चर डिस्क्राइब करती है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि विंडो से वू की आवाज आ रही है, मतलब डॉग्स के बार्किंग की आवाज आ रही है। तो डॉग्स बार्किंग कर रहे हैं और जो लड़का बैठकर बुक पढ़ रहा था वो उसकी वजह से उसे डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, व्हाट अ कॉमोशन। तो कॉमोशन यानी शोर शराबा, नॉइज। तो कुत्ते भूख रहे हैं तो जाहिर सी बात है इट इज अ काइंड ऑफ कॉमोशन। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इस पिक्चर को सूट करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पिक्चर हमारे सामने। नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पर हमें
हाउसेज नजर आ रहे हैं जो कि कॉमन हाउस नहीं है बल्कि बड़े हाउस है, जिसके आगे छोटा सा गार्डन भी बना हुआ है, ट्रीज हैं, उसके साइड में वॉल कंपाउंड घेरा हुआ है। तो इट इज एक्चुअली लग्जरियस बंगलोज, है ना। ऑप्शन 1 जो है वो लग्जरियस बंगलोज वाला यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर लड़का जो है वो बुक को एंजॉय करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज इनग्रॉस्ड इन माय बुक, है ना। यहाँ पर ये जो चारों अभी हम लोग पिक्चर देख रहे थे, ये चारों पिक्चर्स हमारे स्टोरी से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना रहेगा, लग्जरियस बंगलोज, फेवरेट पास टाइम, कॉमोशन, इनग्रॉस्ड इन माय बुक, ये जो चारों फ्रेजेस हम देख रहे हैं वो हमारी स्टोरी में भी आ रहे होंगे। और किस तरह से स्टोरी में आएगा तो उस वक्त आप उसके मीनिंग को ध्यान रखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चिट चैट और वार्मिंग अप के बाद अब आते हैं हम लोग एक्चुअल स्टोरी पर। स्टोरी जैसा उसका टाइटल है, एन एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड, यानी एक खास किस्म के वाकये का सामना होना, है ना। तो किस तरह से हुआ, कैसे होता है, चलिए एक एक करके हम पैराग्राफ लेते हैं और फिर उस पैराग्राफ की मदद से हम स्टोरी को समझेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है कि माय फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पर बच्चों हमने आपके सामने नक्शा ले लिया हुआ है वेस्ट बंगाल का, जो कि यहाँ तस्करा हो रहा था। आप सभी जानते हैं, आप ज्योग्राफिया में जहाँ पर भारत और ब्राजील के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको नक्शा तो ध्यान में है ही, है ना। यहाँ पर ऐसा ही एक नक्शा हमने लिया हुआ है जिसमें वेस्ट बंगाल दिखाया हुआ है ना। हम इस वक्त महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है और ये स्टोरी है हमारे सामने वेस्ट बंगाल की। यानी जो राइटर है उनके जो फादर है जो कि एक मेडिकल प्रोफेशनल है, यानी एक डॉक्टर है या डॉक्टर्स के साथ ही वो काम करने वाले हैं एक प्राइवेट कंपनी में। वो रानीगंज इलाका जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट में है वहां पर वो काम करते हैं। यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल, जिसे उर्दू में हम तिब्बी पेशा भी कहते हैं, है ना। तिब्बी पेशा यानी डॉक्टर और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। तो उनके फादर जो है, राइटर के जो फादर है, वो ऐसे ही एक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं तो आगे बता रहे हैं उसके आगे, द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस। Our house was in the corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden. अब यहाँ पर थोड़ा सा लोकेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का अपना कोई घर नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट उनके लिए रिहाइश का इंतजाम करती है। जब तक वो लोग गवर्नमेंट की जॉब पर होते हैं तब तक वो लोग उस घर में रहते हैं। और चूंकि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो होते हैं उनका ट्रांसफर होता रहता है, एक शहर से दूसरे शहर, एक रियासत से दूसरे रियासत में, एक जिला से दूसरे जिला में। तो इस तरह ऑफिसर्स के बंगलोज होते हैं। अगर हम किसी भी बड़े हॉस्पिटल के करीब आप जाएंगे तो उसी के करीब में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर डॉक्टर्स के रहने का इंतजाम होता है। तो ये भी ऐसा ही एक इलाका था जहाँ पर इंडिविजुअल बंगलोज बने हुए थे और एक बहुत बड़े कैंपस में छोटे छोटे उसके हिस्से करके वहां पर उसके बंगले बनाए हुए थे। आवर हाउस वाज इन द कॉर्नर ऑफ द कैंपस ना। जो राइटर और उनके फादर को जो बंगलो मिला हुआ था वो कॉर्नर वाला था। द ऑफिसर्स क्लब वाज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन। और जहां पर बंगलों की पूरी लाइन बनी हुई थी उसके बाजू में ही एक ऑफिसर्स क्लब था। मतलब एक ऐसा क्लब वहां पर बनाया हुआ था जहां पर अलग अलग एक्टिविटीज हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल एडजेसेंट था आर गार्डन के। एडजेसेंट यानी बिल्कुल बाजू में जुड़ा हुआ, जिसे हमसाया कहते हैं। तो वो उसके बाजू में जहां पर राइटर और उनके फादर को मिला हुआ था वो उसी से लगे हुए दीवार से ऑफिसर्स का क्लब था।
अब आगे जो है वो बंगलों के बारे में थोड़ी डिटेल बता रहे हैं कि उनका बंगलो कैसा था। देखिए यहाँ पर जब इस तरह से हम किसी जगह का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो उससे हमें जो सीख मिलती है उसका मकसद यही होता है कि हमें भी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए आना चाहिए, है ना। आप में से बहुत सारे छोटी क्लास में एक्टिविटी करते रहे हैं कि डिस्क्राइब योर लोकेशन या डिस्क्राइब योर स्कूल, डिस्क्राइब योर हाउस। तो ये डिस्क्रिप्शन का एक तरीका होता है। आगे वो डिस्क्राइब करते हैं द कंपाउंड वाज लग्जरियस with green grass, colorful flowers and a host of tall and majestic trees. देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहे हैं कि जो कंपाउंड था बंगलो का, इट वाज लग्जरियस, वो बहुत ही लग्जरियस था। लग्जरियस का मतलब क्या होता है? लग्जरियस मीन्स फुल ऑफ लग्जरीज, ना, आसाइशों से भरा हुआ, यानी बहुत ही आरामदेह। विद ग्रीन ग्रास कलरफुल फ्लावर्स, के वहां पर ग्रीन ग्रास थी, कलरफुल फ्लावर्स थे, एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज, और साथ ही साथ वहां पर बहुत सारे टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज भी थे ना। मैजेस्टिक यानी करिश्मा थी, उसका मीनिंग होता है, मतलब यहाँ पर के जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे अलग अलग मजहबों में अकीदे होते हैं कि जादुई दरख्त हैं। जादुई दरख्त से मुराद आमतौर से जो पीपल का जो पेड़ होता है ना, उसे लोग मैजेस्टिक ट्री मानते हैं और उससे अकीदत भी रखते हैं। खास तौर से हमारे मुल्कों में जो हिंदू मजहब के लोग हैं वो पीपल के पेड़ को बहुत ज्यादा अकीदत से देखते हैं। आगे है द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड द मैग्निफिशेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्वेरल एंड मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। चूंकि पूरा ये नेचुरल क्लाइमेटी है, नेचुरल क्लाइमेट वहां पर बना हुआ है, इस वजह से द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन ऑफ द हाउस होल्ड, है ना। देखिए यहाँ पर चूंकि बंगलो है, बंगलो में बहुत सारे लोग जो है तो वो छोटा सा गार्डन बनाकर वहां पर कुछ ऐसी सब्जियां उगाते हैं जो आसानी से उगाई जा सकती हैं, यानी जिसको खेतों में उगाने की जरूरत नहीं होती। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि जो नेनुआ या तुरई होती है उसे लोग घरों में ही उगा लेते हैं। कुछ लोग करेले के बेल भी लगा लेते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कड़ी पत्ता, पुदीना, कोतमीर, इस तरह की चीजें अपने घरों में ही उगा लेते हैं। तो ऐसी चीजों को किचन गार्डन में उगने वाले वेजिटेबल्स कहते हैं। तो ये जो एक तो पहले वहां पर इतना ग्रीन ग्रास है, ट्रीज हैं, है ना, फ्लावर्स हैं, तो ये तमाम चीजें होने की वजह से अट्रैक्टेड स्क्वेरल्स एंड मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, कि बहुत सारी स्क्विरल्स और बर्ड्स जो है वो वहां पर अट्रैक्ट होते थे, यानी उन बंगलों में वो घूमने फिरने के लिए आते थे। क्योंकि जितने भी जानवर या परिंदे होते हैं उनके अंदर एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है कि वो हमेशा अब ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर उनको खाने के लिए आसानी से चीजें मुहैया हों। क्योंकि यहाँ पर किचन गार्डन में ये चीजें हैं, इसलिए वो लोग वहां पर आते थे। आगे है कि अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन इन एन अस्वता ट्री नियर बाय। एक अजीब चीज यहाँ पर कि लंगूर्स जैसा पिक्चर में हमें नजर आ रहे हैं, ये जो मंकीज की एक स्पेशल टाइप है ना, वो जो लंगूर्स हैं उन लोगों ने अस्वता ट्री मतलब पीपल का जो पेड़ है उसे उन लोगों ने अपना डेन बना लिया हुआ है। डेन यानी घर बना लिया हुआ है, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है, अपना मस्कन बना लिया है। दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ, है ना। दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है लाजमी जुज़ो बन जाना, लाजमी हिस्सा बन जाना ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। कि ये जो बंदर हैं, ये स्क्वेरल्स हैं, ये जो परिंदे हैं, ये लंगूर्स हैं, ये सभी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। यानी देखिए यहाँ पर एक चीज उसको मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बता दूं कि अगर हमारे इलाके में अचानक से कोई लंगूर आ जाता है तो सबकी तवज्जो उस तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होता, अचानक से आ गया है। लेकिन यहाँ पर जो राइटर बता रहे हैं उनके यहाँ पर वो उन लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है, वो हमेशा वहां पर नजर आते हैं, इसलिए वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हुए हैं।
समझ आ रही है बात कि अगर हमारे इलाके में अचानक से आ जाए तो हम लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमेशा रहते हैं। तो दे हैड बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ, कि वो हमारी जिंदगी का एक लाजमी जुज़्व बन गए हैं, एक हिस्सा बन गए हैं। A small incident on Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension. यहाँ पर इस फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं? A small incident on Saturday afternoon, कि सैटरडे आफ्टरनून को एक छोटा सा वाकया हो गया और उस वाकये ने क्या किया? लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी, है ना। लेफ्ट एंड इफेक्ट का मतलब होता है असर छोड़ जाना, कि एक ऐसा असर, एक ऐसा वाकया उनके साथ हुआ कि जो उनके ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ दिया। एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आईज अ होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन। और उस वाक़े की वजह से उसका असर इतना गहरा हुआ कि इट अनफोल्डेड, अनफोल्डेड का मतलब यहाँ नीचे लिखा हुआ है रिवील, यानी एक नई चीज सामने आ जाना। बिफोर माई आईज, कि मेरी आंखों के सामने एक नई चीज आई, यानी एक नया वाकया मेरे सामने पेश आया जो मैंने कभी देखा नहीं था, कभी सोचा नहीं था। और उस वाकये ने क्या हुआ कि अ होल न्यू डायमेंशन, एक बहुत ही नया नजरिया मेरे सामने पेश आया, एक बहुत ही नई बात मेरे सामने आई। और ये किसके ताल्लुक से थी? टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन, कि खुदा के जितने भी क्रिएशन हैं, क्रिएशन का मतलब होता है मखलूक, कि अलग अलग किस्म के जितने भी चीज़ें, जितने भी खुदा की बनाई हुई चीज़ें हैं वो हमारे सामने आती रहती हैं। तो उसमें एक बहुत ही अजीब वाक़या मेरे सामने पेश हुआ जिसमें खुदा की कुदरत हमें नज़र आ रही थी, खुदा के करिश्मे हमें नज़र आ रहे थे। इट वॉज फ्यू डेज इनटू द पूजा वैकेशन, है ना। यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो पूजा वैकेशन लिखा हुआ है, बच्चों अभी हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पर गणपति के मौके पर एक अच्छा खासा त्यौहार का समा होता है, स्कूल की छुट्टियां होती है, लोग हफ्ता भर 10 दिन गणपति का त्यौहार मना रहे होते हैं। इसी तरह वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार होता है, वहाँ पर भी दुर्गा पूजा के लिए स्पेशल छुट्टियां होती हैं। तो चूंकि ये वेस्ट बंगाल की स्टोरी है तो यहाँ पर ये जो द पूजा वैकेशन है वो उसी दुर्गा पूजा के ताल्लुक से है, कि दुर्गा पूजा की छुट्टियों से कुछ दिन पहले की बात है कि जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड द हॉलीडे provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and story books published especially for children in the festive season. ना एक लॉन्ग सेंटेंस है कि जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, जिस तरह वहाँ के दूसरे जो बच्चे थे उनको भी अगर द हॉलीडे प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी, ना एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो गई थी इस छुट्टी के दिनों में टू बिकम इनग्रॉस्ड। इनग्रॉस्ड का मतलब होता है खो जाना, डूब जाना। अभी हम लोग वार्मिंग अप एक्टिविटी में भी देख रहे थे, वहां पर भी ये वर्ड आया हुआ था कि वो किताबें पढ़ने में, मैगजीन्स पढ़ने में अपने आप को लगा लेते थे, अपने आप को बिजी रखते थे और वो भी स्टोरी बुक्स कौन सी? पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन। ना फेस्टिव यानी फेस्टिवल से बना हुआ है, त्यौहार के मौकों पर, कि जो ये त्यौहार का एक सीजन होता है ना। जैसे हम भी बात करें कि हमारे इस्लामिक त्योहारों में शब बारात से लेके रमजान, रमजान से ईद, ये पूरा 1.5-2 महीने हम लोग काफी बिजी हो जाते हैं मजहबी अहकामात में। तो यहाँ पर दुर्गा पूजा के दौरान भी वहाँ पर ये जो फेस्टिव सीजन चल रहा था, त्योहारों का मौका है, वहाँ पर बच्चे जो है अक्सर इस तरह की किताबें पढ़ा करते थे। यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमें और सीखने को मिल रही है कि आजकल हम लोग किताबें और मैगजीन नहीं पढ़ते। तो बच्चों याद रखिए कि अगर हम सिर्फ स्कूल के टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं तो हमारी नॉलेज, हमारा जो इल्म है वो हमेशा महदूद रहेगा। तो आपको अगर आगे लाइफ में एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है तो आपके लिए हमेशा ये एक एडवाइस रहेगा कि आप रोज़ाना कोई ना कोई मैगजीन या बुक को कुछ देर के लिए रीड कीजिए ना, जो हमारे टेक्स्ट बुक से
बाहर हो, यानी सिर्फ टेक्स्ट बुक या स्कूल की बुक्स की पढ़ाई नहीं करनी, बल्कि तो यहाँ पर ये जो राइटर है वो वाकया बता रहे हैं कि मैं अपने छुट्टी के दिनों में खाली बैठा हुआ था, जिस तरह दूसरे बच्चे जो है वो किताबें पढ़ रहे होते हैं, मैं भी मेरे पास भी ये मौका मिल गया कि मैं भी जल्दी से किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाऊं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि आफ्टर अ हार्टी लंच माय पेरेंट्स एंड माय यंगर सिस्टर्स ले डाउन फॉर आफ्टरनून नैप एंड आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक। ठीक है, आगे स्टोरी क्या बता रहे हैं कि आफ्टर अ हार्टी लंच, हार्टी हर्ट से बना हुआ है यानी दिल, लेकिन यहाँ पर जब लंच के साथ जुड़ा हुआ है तो लंच से मुराद क्या है कि अच्छा खासा खाने के बाद ना। हार्टी मीन्स भरपूर, पेट भर के खाना खा लिया। कि आफ्टर अ हार्टी लंच माय पेरेंट्स एंड माय यंगर सिस्टर्स ले डाउन, कि बहुत सारे लोग होते हैं दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप, दोपहर के वक्त खाना खाकर थोड़ी देर नैप करते हैं, आराम करते हैं। नैप यानी दोपहर में सोना, इसे हम लोग कैलोला कहते हैं। अब तो मेरे जो घर में पेरेंट्स और यंगर सिस्टर्स थे वो लोग इस तरह से खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे, सोने के लिए चले गए। आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक, लेकिन मैं नहीं सोया बल्कि मैं अपनी किताब लेकर बैठ गया। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड the perfect backdrop for reading an adventure story। क्योंकि दोपहर का वक्त है, बंगलोज हैं, कोई ऐसा रिहायशी या रोड का किनारा शोर शराबा नहीं है, खामोशी का इलाका है और घर के लोग भी सोने जा रहे हैं, तो राइटर को क्या हो गया, he got a good opportunity। द क्वाइट आफ्टरनून, खामोशी भरी ये जो दोपहर का वक्त था, परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी ना, एक एडवेंचर स्टोरी रीड करने के लिए बहुत ही मुनासिब मौका था जब राइटर बिल्कुल खामोशी में वहां अकेले बैठकर बुक पढ़ने वाले थे, क्योंकि वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, उसके घर वाले सोने जा रहे थे और आसपास के माहौल में भी कोई शोर शराबा नहीं होता था। The silence was occasionally broken by the sound of my family's snoring। ना, स्नोरिंग यानी खराटे लेना, ऐसा नींद में बहुत सारे लोगों को थोड़ा खराटे की आदत होती है। द इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरोज ना, इंटरमिटेंट चर्पिंग, इंटरमिटेंट यानी फ्रीक्वेंट, यहाँ उसका मीनिंग लिखा हुआ है यानी बार बार, कि जो चूंकि वहां पर पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट बना हुआ है, पेड़ पौधे है, घास वगैरह है, तो और ऊपर बात भी हुई कि बहुत सारे परिंदे वहां पर आ रहे होते हैं, तो इन सारे परिंदों के वहां पर चर्पिंग की आवाज आया करती थी। द हार्श कैविंग ऑफ क्रो है ना, कौवे के जो आवाज थी, देखिए जो चिड़िया की आवाज होती है चर्पिंग, वो तो बहुत ही सुरीली होती है, अच्छी लगती है, लेकिन जो कौवा होता है वो उसकी कैविंग यानी जो कौवे की काएं काएं होती है वो हार्श होती है, यानी हमारे सुनने, हमारे कानों को वो बुरी लगती है, सख्त लगती है। तो कौवे की आवाज। देन कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, एक चीज और है द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट, काइट जो है वो ईगल को कहते हैं, कि आसमान में जो चील उड़ रही थी वो भी श्रिल कॉल लगा रही थी, यानी एक आवाज उसकी निकाल रही थी। श्रिल यानी बहुत ही तेज और जोरदार आवाज में वो चिल्ला रही थी। मिनट्स टिक्ड बाय एंड आई बिकेम डीपली एब्सॉर्ब्ड इन द बुक। मिनट्स टिक्ड बाय, मिनट्स टिक्ड बाय का मतलब होता है वक्त गुजरता रहा, एंड आई बिकेम डीपली एब्सॉर्ब्ड इन द बुक, और गुजरते वक्त के साथ मैं अपनी बुक में पूरी तरह से एब्सॉर्ब हो गया, पूरी तरह से खो गया। आगे स्टोरी है कि suddenly I heard a group of street dogs barking furiously in the distance। अचानक से suddenly I heard a group of street dogs, ना स्ट्रीट डॉग्स यानी जो गली में ऐसे डॉग्स जो किसी ने पाले हुए नहीं होते, आवारा कुत्ते जो होते हैं, उन कुत्तों के बार्किंग फ्यूरियसली है ना, फ्यूरियस यानी गुस्से से, तेजी से, जोरदार आवाज से भूखने की आवाज सुनाई दी है ना। फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ी दूर पर, यानी
राइटर देखिए यहाँ पर ऊपर पैराग्राफ में हम देख रहे थे बिल्कुल खामोशी का माहौल था, राइटर अपनी बुक में खोए हुए थे। तभी अचानक थोड़ी दूर पर कुछ फासले से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और वो आवाज जो है वो ऐसा लग रहा था कुत्ते बहुत जोर आवाज में भौंक रहे हैं। आवाज सुनने के बाद आगे कहते हैं, आई चोज टू इग्नोर द कमोशन थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड अ हेल्पलेस पिग। राइटर ने क्या सोचा कि आई चूज टू इग्नोर द कमोशन, मैंने उस नॉइज की तरफ उसे इग्नोर करना चाहा, उस पर ध्यान नहीं देना चाहा। क्यों? क्योंकि मैं उनको ऐसा लग रहा था थिंकिंग अ हेल्पलेस पिग, एक ऐसा कोई भी पिग वहां पर है ना, पिग आ गया होगा, एक कोई सुअर आ गया होगा जिसे देखकर ये डॉग्स जो है वो इतना शोर कर रहे हैं, इतना उसके पीछे भूख रहे हैं। तो राइटर ने सोचा कि पता नहीं ऐसे ही कोई पिग वहां आ गया होगा। But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of flock of crows added to the cacophony. है ना, यहाँ पर पहले तो राइटर को दूर से आवाज आ रही थी, लेकिन अब जो बार्किंग की आवाज है इट हैज बिकम लाउडर एंड मोर एग्रेसिव। अब वो आवाज तेज हो गई थी और एग्रेसिव थी। एग्रेसिव यानी और ज्यादा गुस्से में, जज्बात से भरी हुई, यानी वो जो डॉग्स थे और ज्यादा तेज आवाज में बार्किंग कर रहे थे जैसे कुछ हो गया हो। एंड द अलार्म्ड कैविंग ऑफ फ्लॉक ऑफ क्रोज, वहां पर जो फ्लॉक ऑफ क्रोज था यानी जो कौवों का जो फ्लॉक यानी जो झुंड बैठा हुआ था, दे वेयर आल्सो कैविंग इन अ काइंड ऑफ अलार्म्ड, है ना, वो लोग भी इस तरह से जोर जोर चिल्लाने लगे। अब आप देखिए जो कौवे होते हैं वो नॉर्मली नहीं चिल्लाते, लेकिन जब कुछ ऐसा हो, कोई बात हो जाए तो एक साथ सभी कौवे जो है वो कैविंग करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो कुत्ते भौंक रहे थे, अब उसके साथ साथ कौवों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इस तरह से एक कैकोफोनी यानी बहुत ज्यादा तेज शोर वहां पर हो रहा था कुत्तों के भौंकने और कौवों के चिल्लाने से। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, पहले जो ये नॉइज हो रहा था वो डिस्टेंस पर था, दूर से आवाज आ रही थी, लेकिन आई हर्ड द डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस यानी जो खलल पड़ रहा था, जो शोर शराबा हो रहा था, अप्रोचिंग क्लोजर वो मेरे करीब आ रहा था। यानी वो जो कुत्ते थे वो शायद भागते भागते राइटर के बंगलों के साइड में करीब आ रहे थे, इसलिए उनकी आवाज और तेज होती जा रही थी। अब इतना सब होने पर क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर। पहले राइटर ने क्या किया, ऊपर के पैराग्राफ में उन्होंने इग्नोर करना चाहा, उन्हें लगा कि ऐसा ही कुछ हो रहा होगा तो मैं क्यों डिस्टर्ब हूं, मैं अपनी किताब को कंटिन्यू पढ़ते रहूंगा। लेकिन जब वो आवाज तेज होने लगी तो राइटर के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। क्यूरियोसिटी यानी एक तजस्सुस कि आखिर क्यों ये कुत्ते और कौवे इस तरह से चिल्ला रहे हैं। तो उस क्यूरियोसिटी की जो फीलिंग थी, गॉड द बेटर ऑफ मी ना, ये फ्रेज है, बेटर ऑफ मी का मतलब होता है गालिब आ जाना, किसी चीज को मात दे देना। तो राइटर जो चाह रहे थे वो चाहते थे बुक को पढ़ना, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा तजस्सुस पैदा हो रहा था जिसने इस रीडिंग की ख्वाहिश को मात दे दी और फिर मजबूरन उन्होंने क्या किया, लिविंग द बुक असाइड, बुक को किनारे रखते हुए आई रश्ड टू द वरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। राइटर कह रहे हैं कि लिविंग द बुक असाइड, किताब को किनारे रखते हुए, आई रश टू द वरांडा, मैं घर के बाहर बरामदे में निकला, टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, के बाहर क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। ये सोचकर उन्होंने अपनी बुक बाहर रखी और बाहर चले गए देखने के लिए। टू बी कंटिन्यूड, यानी इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं, आगे की स्टोरी हम इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं। बच्चों, ये वीडियो आप BMC के एजुकेशनल चैनल पर देख रहे हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप अपने टीचर्स से पूछिए या फिर आप हमें कमेंट्स सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।